जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप इस तरह से थ्रो करते हैं, हैविंग सम वेलोसिटी u वेक्टर एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके साथ एंगल थीटा पे आपने कुछ भी ऐसे थ्रो किया और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे मूविंग है, बट ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मीन्स इसके अंदर कोई फ्यूल या कोई इंजन नहीं है, इसके अंदर से कोई फोर्स नहीं लग रही, जो भी फोर्स यहाँ पे लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण लग रही है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स हमेशा लगती है ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ, अगर इस तरह की फोर्स लग रही है और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। एग्जाम्पल के तौर पे ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, एग्जाम्पल के तौर पे ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, ये एक एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। इसके अलावा ए बॉल थ्रोन बाय, ठीक है, तो किसी ने एक बॉल को थ्रो कर दिया तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप इस तरह से फायर क्रैकर्स होते हैं जिसको आप बोलते हो, है ना, आपने वो रॉकेट छोड़ा तो उस रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, तो वो जो फ्यूल होता है बच्चे वो बर्न होगा, तो फ्यूल के बर्न होने से उसको एक और एक्सेलरेशन मिलेगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा। प्रोजेक्टाइल तभी होगा अगर उसके अंदर कोई भी फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, कहीं अंदर से फोर्स नहीं लग रही, जो भी फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण लग रही है, देन सच kind of motion is called projectile motion. Let us define the projectile motion. अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलेंगे a body which is thrown with some initial velocity with the horizontal direction and allowed to move under the gravity alone, without any engine or fuel, ठीक है। ओके, तो दिस इज प्रोजेक्टाइल, और द पाथ, जो पाथ वो फॉलो करता है, बाय इट इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो ये ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हम फाइंड भी करेंगे। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? जो पाथ फॉलो करता है, जैसे आपने बॉल ऐसे फेंका तो ये बॉल इस तरह से आई, यहाँ पे वापस गिर गई, तो ये जो पाथ इसने फॉलो किया है, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और ये ट्रेजेक्ट्री की शेप जो होती है बच्चे, अगर आप इसको हाइट से फेंकेंगे तो डिफरेंट होगी, इस तरह से बनेगी, है ना। तो ये जो पाथ फॉलो करते हैं प्रोजेक्टाइल, दैट दे आर कॉल्ड ट्रेजेक्ट्रीज। हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी फाइंड करेंगे, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो एग्जांपल्स जो है इसकी, ये मैंने दो एग्जांपल्स आपको दे दी थी। थर्ड एग्जांपल कैन बी रिटन एज एन एरो, जैसे बुलेट फायर्ड है वैसे ही एरो रिलीज्ड, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, ओके। तो एक्चुअली दिस इज ए टू डायमेंशनल मोशन, वो आपको मैंने बता दिया, और यू कैन से इट इज ए मोशन इन ए प्लेन। Now there are some assumptions when we study projectile, then there are some assumptions जो अभी हम मान के चलेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। Assumptions to study projectile motion, ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि आपने कौन कौन सी assumptions मानी है।
जब आपने इस मोशन को सॉल्व किया। चलिए, तो सबसे पहली अजम्पशन ये है बच्चों कि जब भी देखो आप बॉल को फेंकते हो ना, तो हम बड़ी आसानी से बोल रहे हैं कि बॉल सीधी इस बंदे के हाथों में यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ गिर जाएगी। लेकिन इस बॉल पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, प्रैक्टिकल केसेस में वो फोर्स लगती है। हम बोल रहे हैं ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए मोशन, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज विंड, हवा चल रही होती है ना। तो हवा के चलने से क्या होता है, या तो इस बॉल का मोशन किसी और डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज होता है, या उसके साथ साथ ये जो विंड है, उस विंड के मॉलिक्यूल्स इस बॉल के मोशन को इस तरह से अपोज करते हैं। चारों तरफ से वो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अपनी फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉल के मोशन को अपोज करते हैं। तो मतलब जो एयर की रेजिस्टेंस है, जो विंड की रेजिस्टेंस है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। So this is the assumption, first assumption, the resistance of air is neglected. The resistance of air is neglected. Neglected का मतलब हम उसको assume नहीं करके चल रहे। अगर हम उसको मान के चलेंगे फिर इस मोशन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट है कर्वेचर ऑफ अर्थ। देखो हमारी अर्थ जो है वो तो इस तरह की है ना, ऐसी। अब अगर आपने स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए बॉल फेंकी, एक बंदे ने बॉल फेंकी और ये बॉल यहाँ पे दूसरे बंदे ने कैच कर ली, तो उस केस में इस अर्थ को हम एज ए फ्लैट लेके चल सकते हैं। लेकिन लेट अस सपोज आपने इंडिया से कोई चीज फेंकी, लेट अस सपोज इन सम अदर कंट्री, चाइना। तो ये चाइना में हमने कुछ चीज फेंकी, क्या चीज फेंकेंगे चाइना में, ऑब्वियसली लेट अस सपोज एक मिसाइल फेंकी हमने ऐसे। तो अगर आपने इसको फेंका तो यहाँ पर देखो अभी अर्थ फ्लैट नहीं है, है ना, यहाँ पे अर्थ फ्लैट नहीं है। वैसे मिसाइल में ज्यादातर क्या होता है कि इंजन भी होता है, फ्यूल भी होता है, ये चीजें होती हैं, बट लेट अस निग्लेक्ट दोज थिंग्स। और लेट अस सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका, और ऐसे भी बोल सकते हैं एक एरोप्लेन था ऊपर उड़ रहा, उसने कोई कुछ फेंका ऐसे दूसरी कंट्री पे, तो क्या होगा उस केस में जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है वो कंसिडरेशन में आएगा। कर्वेचर ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि हम जिस ग्राउंड को ऐसे प्लेन लेके चल रहे हैं, एक्चुअल में वो थोड़ी सी कर्व है, तो उसके कारण फिर ये जो नीचे वाला डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो वो कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो भी हम इस मोशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड, हमने उसको कंसिडर नहीं किया। हमने इस अर्थ के सरफेस को फ्लैट माना है फॉर दी स्मॉल डिस्टेंसेस जो हम यहां पर यूज करेंगे उसके लिए। थर्ड जो असम्पशन है वो ये है, द इफेक्ट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ आर निग्लिजिबल। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है वो भी घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, वो आपको पता है। तो अगर अर्थ ऐसे घूमती रहती है ना, तो अर्थ के घूमने से ना एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट्स पे, एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट्स पे। उस फोर्स को बोला जाता है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, कोरोलिस फोर्स। तो ये जो कोरोलिस फोर्स है ना, उसके कारण ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस तरह फ्री फॉल वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। हम उस कोरोलिस फोर्स को भी नहीं मानते। जब हम बीएससी क्लास में या अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में चले जाते हैं तब हम इस तरह के इफेक्ट्स को कंसिडर करते हैं। अभी हम ये इफेक्ट्स नहीं कंसिडर करेंगे। नाउ द ऑप्शन नंबर, जो पॉइंट नंबर 4 इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो इस पूरे पाथ में जो g होगा दैट विल बी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, g हमेशा नीचे की तरफ ही होगा और होता भी नीचे ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन g की जो वैल्यू है ना बच्चे, इट कैन वेरी। वो आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, जब आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा कि ग्रेविटी हाइट के साथ डिक्रीज होती है, डेप्थ के साथ भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है ना। बट फॉर दीज स्मॉल हाइट्स जो हम कंसिडर करेंगे इस पूरे मोशन में, उसके लिए हम g को कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी असम्पशंस आपको मान के चलनी पड़ेंगी, तभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कर पाएंगे जो हमने इस चैप्टर में सॉल्व करना। तो नाउ वी विल सॉल्व प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा with horizontal
विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड। ये सारी कंडीशंस हैं इस मोशन की जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या करेंगे हम, पहले मैं बता दूं डायग्राम कैसा बनेगा। तो ऐसे लेट अस सपोज हमारे पास है वाई एक्सिस और इस तरफ है हमारे पास एक्स एक्सिस और इस तरफ है हमारे पास एक्स एक्सिस। रुको, ये सही नहीं बन रही, सीधी बनाने दो मुझे। दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहां पर ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। यहां से एक बॉल को हमने ऐसे थ्रो करना है विद सम वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ बोला है ना, तो इधर बनेगा। और अगर बोला जाता विद वर्टिकल तो हम थीटा एंगल इस इधर बनाते हैं, वर्टिकल के साथ मतलब वाई एक्सिस के साथ बनाते हैं। तो ये हमारा केस हॉरिजॉन्टल वाला है, तो इस तरह से हमने बना दिया। और ये बॉल इस तरह से जाएगी, ये पाथ फॉलो करेगी और ये यहां पे जाके गिर जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी वांट टू सॉल्व, हम कुछ वैल्यूज यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर कुछ चीजें फाइंड करना चाहते हैं इस मोशन के अकॉर्डिंग। जो सबसे पहली चीज है वो हम यहां फाइंड करना चाहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स ये जो पाथ है, ये पाथ जो बना है यहाँ पे, ये पाथ कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे आपने सर्कल की इक्वेशन शायद पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन होती है सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए। पैराबोला भी पढ़ा हुआ है, वाई इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, है ना। ये मैथ्स में आपने इक्वेशंस पढ़ी हुई है। तो कौन सी इक्वेशन को ये वाला पाथ सेटिस्फाई करेगा वो हमने फाइंड करना है। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद जो सेकंड चीज है वो हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट नाम से पता चल रहा है कि यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है। नेक्स्ट वी विल फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, आपको नाम से पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये वाली वैल्यू, ये पूरा डिस्टेंस, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। अगर ये बॉल यहां पे गिर जाएगी ऐसे तो हॉरिजॉन्टल रेंज छोटी बनेगी, और थोड़ी और आगे गिर जाएगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज बड़ी बनेगी। ये फाइंड करेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट और लास्ट में हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने इस प्रॉब्लम में फाइंड करने हैं। मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, मैक्सिमम हाइट ये वाला पॉइंट है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं ना तो ये वाली हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट। और वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या होगा, अगर मान लो किसी टाइम t पे आपने देखा कि बॉल यहां पर थी, उस टाइम पर उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ना बच्चे ऐसे बनता है। वेलोसिटी किधर होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताना चाहते हैं तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे वहां पे। इस पॉइंट पे बताना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जिधर जा रहा है ना, ये वाला एरो, इसको वेक्टर बोलते हैं। वो एरो जो है वो हमें वेलोसिटी बताता है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड करेंगे किसी भी टाइम t पर वो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमने इस मोशन के बारे में सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा है अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड करनी है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ साथ we will find position vector also। ये दोनों चीजें हम प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी हम फाइंड करते हैं। हाँ जी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देयर इज नो टी इन इक्वेशन। ये मैं आपके लिए हिंट लिख रहा हूं, आपने पेपर में नहीं लिखना कि टाइम नहीं होता, टी वाला वेरिएबल नहीं आएगा इस इक्वेशन में। इट इज जस्ट ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे आपने बॉल फेंकी तो उसने इस पाथ को फॉलो किया। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चे, लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स बन गया, वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल वाई बन गया। इसका मतलब क्या है कि जब बॉल यहां पर थी मतलब उसने एक्स डिस्टेंस इधर कवर किया था इस डायरेक्शन में, और उसने वाई डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर किया था। तो वो मैंने x कोऑर्डिनेट बना दिया, दूसरा y बना दिया। अब मुझे इन x और y में इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर मुझे वो इक्वेशन पता चल जाएगी, वही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x और y फाइंड करना है। तो हम इस मोशन को स्प्लिट करेंगे, 2D मोशन को दो 1D मोशंस में स्प्लिट करेंगे। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन
projectile motion if u vector is initial velocity at some angle theta with horizontal। कैसे, इस वेक्टर को बना देते हैं फटाफट। ये हमने बना दिया u वेक्टर, इसका एंगल थीटा, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के बच्चे अभी दो कंपोनेंट्स हैं, इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट। मुझे बताना क्या है x कंपोनेंट, कैसे पता चलता है। देखो यहां से हम परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो इस डायरेक्शन में हमारे पास आता है x कंपोनेंट विच इज u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारे पास आता है y कंपोनेंट विच इज u sin थीटा। तो हम किसी भी वेक्टर को, लेट अस सपोज ये r वेक्टर है, r वेक्टर का इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है इस डायरेक्शन के साथ, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनता है उस तरफ आ जाता है cos कंपोनेंट मींस r cos थीटा, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मींस इस तरफ आ जाता है r sin थीटा। जिन बच्चों को वेक्टर्स की समझ नहीं है या इस तरह से वेक्टर को रिजॉल्व करना नहीं आता, वो अभी इस क्लास के बाद 10 मिनट रुकेंगे, आई विल टेल यू कि ये कैसे होता है। चलिए, तो अभी मैं लिख रहा हूं x कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड y कंपोनेंट इज u sin थीटा। मुझे दो अलग अलग वेलोसिटीज मिल गई। अब एक्सेलरेशन की बात करें, x एक्सिस के अलोंग क्या एक्सेलरेशन है, y के अलोंग क्या एक्सेलरेशन है। ध्यान से सुनो, देखो x एक्सिस के अलोंग मतलब इस तरफ कोई फोर्स लग रही है क्या ऑब्जेक्ट पे, नहीं लग रही, क्योंकि हमने बोला था इट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी अलोन। तो ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इस डायरेक्शन में तो नहीं लगती, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जिधर फोर्स नहीं होगी उधर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट जीरो। व्हाट अबाउट y कंपोनेंट, ये हमारे पास ओरिजिन है, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव माना ना, इधर y एक्सिस बनाया मैंने। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो y के अलोंग एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, इसलिए यहां पे आएगा माइनस जी। नेगेटिव साइन क्यों आया, डायरेक्शन के कारण, क्योंकि ए वाई का मतलब है अलोंग y, बट हियर g इज ऑपोजिट टू y। ऊपर हमारे पास y एक्सिस है लेकिन ग्रेविटी नीचे है, तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण यहां पर माइनस जी आ गया। तो ये चार चीजें मुझे इस मोशन के बारे में ऑलरेडी पता है, दे आर गिवन, ठीक है। अब मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन। अलोंग x एक्सिस आई विल राइट, देखो बहुत आसान है, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को यूज कर पा रहा हूं। यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, ux u cos थीटा है, यहां लिख दिया, t को ऐसे ही रहने दिया, t इज टाइम एक वेरिएबल है उसको ऐसे लिख दिया, ax जीरो है तो वो अगली वाली टर्म जीरो हो गई, तो उसको नहीं लिखना। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फॉर x एक्सिस। अब y एक्सिस के लिए भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं फटाफट इक्वेशन y वाली। y एक्सिस के अलोंग हम y वाली इक्वेशन लिख लेंगे विच इज y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। ऐसे ही लिख लेनी इक्वेशन जो अभी हमने बोली थी। अब यहां पर भी वैल्यूज पुट कर दो। व्हाट इज uy इज u sin थीटा, प्लस की जगह यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि ay इज माइनस जी। चलो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अभी मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स की दो इक्वेशंस मिल गई बच्चों, जिसमें टाइम t आ रहा है। ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन मुझे बताती है अगर मैं यहाँ पर टाइम को 1 सेकंड पुट करूंगा तो मुझे पोजीशन पता चल जाएगी कि ये बॉडी 1 सेकंड पर हॉरिजॉन्टली कितना गई है, x एक्सिस के अलोंग कितना गई है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा तो 2 सेकंड पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग x एक्सिस, ये बता देगा। 3 पुट करने पर 3 सेकंड में बता देगा। y क्या बताएगी, y वाली इक्वेशन मुझे वर्टिकल डिस्टेंस बताएगी कि अगर मैं यहाँ पर टाइम t पुट करूंगा, यहाँ भी t चाहिए, अगर मैं यहाँ पे टाइम t पुट करूंगा 1 सेकेंड तो t यहाँ भी 1, यहाँ भी वहां 1, सब्स्टिट्यूट करके मुझे पता चलेगा 1 सेकेंड पर ये बॉल ऊपर कितना गई थी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गई है। ऐसे 2 सेकेंड्स पर और ऊपर चली गई, 3 सेकेंड्स पे और ऊपर चली गई, है ना। तो वो सारी y वाली पोजीशंस अलग अलग टाइम पे और सारी x वाली पोजीशंस अलग अलग टाइम पे मुझे इन दोनों इक्वेशन से मिल जाएंगी। ओके, बट आई वांट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ x में और y में रिलेशन होती है, वहां पे टाइम नहीं होता। तो वो कैसे करेंगे, यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे विच इज x अपॉन
u cos थीटा, है ना। ये देखो t यहाँ है, u cos थीटा नीचे चला गया, ये मैंने फाइंड कर ली वैल्यू, और इस t को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट इन टू। तो जब मैं इस t को यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, ये यहाँ पे t था ना, उसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, माइनस हाफ ऐसे ही रह गया, g ऐसे ही रह गया, देखो हाफ ऐसे ही आ गया, g ऐसे ही आ गया, टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हो गया सॉल्व। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, u से u काट देते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, आई होप आपको ये पता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो y की इक्वेशन बन गई, लेट मी चेंज द कलर, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसमें देखो टाइम नहीं आ रहा, t वाला वेरिएबल इसमें नहीं आ रहा। इस इक्वेशन का क्या फायदा है? इसका फायदा है कि आप यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पुट करो, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो यहाँ पर थी बॉल, इस पॉइंट पर बॉल आ गई, और ये दूरी यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं इस एग्जांपल के तौर पर 5 मीटर्स है। आप x की वैल्यू 5 मीटर यहां पे पुट करो, जितने एंगल थीटा से आपने उसको फेंका था, 30 डिग्री से फेंका, लेट अस सपोज 30 डिग्री पुट कर दो यहाँ पे। जितनी स्पीड से फेंका था u, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था, वो 10 यहाँ पुट कर दो। ग्रेविटी तो 9.8 है ये, वो भी यहाँ पुट कर दो। आप x कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर दो और सारे पैरामीटर्स पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या मिलेगा, आपको ये हाइट मिल जाएगी, दिस इज y कोऑर्डिनेट, है ना। इधर ये x कोऑर्डिनेट है, वो हमने पुट किया और आपको y मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फायदा होता है कि आप एक कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, अगर आपको हाइट पता है तो आप डिस्टेंस बता सकते हो कितना है ओ पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप हाइट बता सकते हो। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये क्वेश्चन 100% आपके स्कूल में आना ही आना है। He proved that the path followed by a projectile is a parabola or it is a parabolic path। अगर ऐसा आ जाए कि पैराबोलिक पाथ है, प्रूफ करो इसको, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को ड्राइव करना है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ड्राइव करते ही आप बता देंगे कि यहाँ पर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, हेंस इट इज ए पैराबोला। ठीक है, ओके। अब हमने पोजीशन वेक्टर भी लिख लेना फटाफट। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, मुझे उसके लिए थोड़ी स्पेस चाहिए, यहाँ पे सारी स्पेस फिल अप हो गई है, यहाँ बना लेते हैं। लेट अस सी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यहाँ ऐसे लाइन लगा के यहाँ बता, छोटा सा ही है। पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मैंने बोला था कि अगर आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कैसा होगा, मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ओरिजिन से ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ये पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सारा यहां पुट कर देंगे, एक्स इज यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा टी आई कैप, और वाई भी जो निकाला वो सारा यहां पुट कर देंगे, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये ब्रैकेट में रहेगा ऐसे, ये सारा y है, और इसके साथ j कैप, ये j कैप है ना, ये यहाँ पे j कैप लगा देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर। अब आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे कैसे, जब न्यूमेरिकल आएगा आपने यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, टाइम t पुट करना है, टाइम t के साथ साथ एंगल थीटा पुट करना है, ये गिवन होगा सारा कुछ, स्पीड पुट करनी है। हर जगह आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट 10 सेकेंड्स, तो t को 10 पुट कर दो, थीटा पुट कर दो, जिससे भी फेंका गया था u पुट कर दो, तो यू विल फाइंड पोजीशन वेक्टर, वो कोई ना कोई आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, तो बच्चों ये हमारी सिचुएशन है, इधर हमने y एक्सिस माना हुआ है, ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जहां से हम बॉडी को फेंकते हैं, ये वाला पॉइंट।
यहां से हमने u स्पीड के साथ, u वेलोसिटी के साथ विच इज मेकिंग एंगल थीटा, एक बॉल को फेंका, उस बॉल ने ये वाला पाथ कवर किया और यहाँ पे गिर गई। तो ये सारा पाथ ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उस टाइम ऑफ फ्लाइट को अभी हम फाइंड करने वाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, कैपिटल T से, और ये होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट by projectile to complete its flight, its journey, anything। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? फाइंड करने के लिए जो हिंट है हमारे पास वो ये है, देखिए, एट पॉइंट्स O and B, where is B point? This is O, point of projection is O and this is B, जहां पर वो प्रोजेक्टाइल फाइनली गिर गया जाके, that point is B point। इन दोनों पॉइंट्स पे बच्चों अगर हम देखें, जो y डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट मींस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो, O से तो आपने फेंका ही है और B पर हम देखना चाहते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में। वो हमें नजर आ रहा है कि वापस ग्राउंड पे आ गई है बॉल, दिस इज ग्राउंड, और वापस अगर ग्राउंड पे आ गई है तो मतलब y के अलोंग उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। ये फंडा है यहाँ पे, ठीक है। क्या 0 है? दैट इज y इज 0, है ना। तो y 0 है। y क्या है? y हमने कल दो इक्वेशंस लिखी थी डिस्प्लेसमेंट की ना। एक इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी को मैं यही लिखता हूं, ठीक है। चलो एक बार यहां लिख देते हैं, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। बच्चे, ये दोनों इक्वेशंस हमें क्या देती हैं? ये दोनों इक्वेशंस हमें डिस्प्लेसमेंट देती हैं, लेकिन जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो हमें देती है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मींस जब बॉल यहां पर पहुंचेगी, लेट अस सपोज, तब ये जो एक्स ने कवर किया यहां से लेके यहां तक का जो एक्स कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉल का जो है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय फर्स्ट इक्वेशन। और जब बॉल यहां पे पहुंची है तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला वर्टिकल मतलब हाइट y, दैट इज गिवन बाय दिस सेकंड इक्वेशन। समझ रहे हो इन दोनों इक्वेशंस का फंडा? एक हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देती है एट टाइम t, दूसरी हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देती है एट टाइम t। और हमें ये पता लग गया कि जब बॉल B पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो है, कुछ ना कुछ है, लेकिन जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो 0 है, क्योंकि बॉल वापस ग्राउंड पे आ गई है। डिस्प्लेसमेंट आप समझते हो ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वो फाइनली भी ग्राउंड पे है और इनिशियली भी ग्राउंड पे है, तो इसलिए y वहां पर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में y को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप इसमें y को 0 पुट कर देंगे एंड इसके साथ साथ क्या पुट करेंगे, देखिए, तो दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या क्या पुट करने वाले हैं? पुट y इज इक्वल टू 0। ओके, uy कितना था? कल हमने uy फाइंड किया था ना, uy वाज u sin थीटा, uy वाज u sin थीटा। देखो कैसे, ये u वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है, दैट इज कॉल्ड u cos थीटा। जिस डायरेक्शन के साथ एक वेक्टर थीटा एंगल बनाए उस तरफ u cos थीटा, जिस डायरेक्शन के साथ थीटा बनाए उधर u cos थीटा, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मींस u cos थीटा के परपेंडिकुलर u sin थीटा। तो u sin theta is along y axis, so we call it uy, means y component of initial velocity, and this is u cos theta, so this is along x axis, so it is called ux. ux means the x component of initial velocity, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स, इसको पुट करेंगे और एक आपको ay चाहिए। तो आपको पता है बच्चों, ay जो है दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस।
बट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज g, इट इज वर्टिकली डाउन, तो इट विल बी नेगेटिव g, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे है और y एक्सिस ऊपर है। तो ये कुछ पैरामीटर्स अभी मुझे मिल गए। इन पैरामीटर्स को आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। देखिए कितने ध्यान से देखना मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो y की जगह बच्चे मैंने 0 लिख दिया, uy की जगह मैंने लिख दिया u sin थीटा, t एज इट इज। t तो टाइम है बच्चे, वो हम टाइम को कहीं पर लेके नहीं आते, क्योंकि ये पैरामीटर ना हमारे हाथों में नहीं होता, टाइम तो चलता रहता है ना। तो ये टाइम है, माइनस हाफ हो जाएगा, ए वाई की जगह जी माइनस जी मैंने पुट किया, और उसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर। तो दिस इज वन इक्वेशन है ना, ये आपके सामने एक इक्वेशन है। अब आप देखिए यहाँ से टी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो टी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। ठीक है, टी कॉमन आ गया, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अभी। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, मुझे यहाँ पता लग रहा है कि एक तो t मेरे पास 0 आ गया। इस तरह की इक्वेशन तो आप सॉल्व करते हैं ना, एक तो t की वैल्यू 0 आ गई, उसको हम t1 बोल देंगे। दो रूट्स होंगे ना इस इक्वेशन के, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड जो है ये वाला जो टर्म है, इसको भी इक्वल टू 0 लिख देंगे हम यहाँ पे। तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख दिया। अब यहां से ये माइनस हाफ जी टी उस तरफ चला जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हाफ जी टी हो जाएगा। अब यहां से हमें t निकालना है, टाइम की बात हो रही है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t निकालना है। तो वो जो t है वो सेकंड रूट है t2, 2 ऊपर चला गया, g नीचे चला गया पैरों में उसके डिनोमिनेटर में, तो बन गया 2u sin theta by g. This is the second root. First time instant is 0, second time instant is this. 0 वाला time corresponding to this point, point of projection, and the time t2 corresponds to point b. ठीक है, तो therefore time of flight is t2 minus t1. ये दो इंस्टेंट्स हैं, they are time instants. इन दोनों को माइनस कर देंगे तो t1 तो है ही 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिटल T becomes 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये फॉर्मूला बच्चे ध्यान में रखना है, इसको लर्न करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहां डायरेक्ट इसको यूज करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, नाउ लेट्स डू सम डिस्कशन अबाउट दिस एक्सप्रेशन। देखो बच्चों, ये इस तरह से जब बॉल जाती है तो यहां तक हम बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने वाला टाइम। ठीक है, उसको मैं कैपिटल T1 लिख देता हूं, यहां से लेकर यहां तक का टाइम। और फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जब बॉल नीचे आती है, ये नीचे आने वाला टाइम, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने वाला टाइम। अब टोटल देखिए 2u साइन थीटा बाई जी है, तो इसको हाफ हाफ कर देंगे। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक जो टाइम लग रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला टाइम, दैट इज u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। और नीचे आने वाला टाइम भी जो है दैट इज ऑल्सो u साइन थीटा बाई जी। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, टोटल टाइम लिखेंगे, तो दैट विल बी 2u साइन थीटा बाई जी। ड्राइव आपने ऐसे करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसमें से हाफ टाइम ऊपर जाने वाला है बॉल का और हाफ टाइम बॉल का नीचे आने वाला है। तो ये एक्सप्रेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसको ध्यान में रखना है। अब इसको ना लर्न करने का एक और आसान तरीका है, कभी कभी ये साइन थीटा वगैरह भूल जाता है, तो उस केस में हम इसको ना ऐसे भी लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 u y बाई जी, क्योंकि हमें पता है कि जहां पर जो u साइन थीटा एक्चुअली वो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, u y बाई जी, 2u y बाई जी, इसको ध्यान रखेंगे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते थे, तो 2u बाई जी वहां टाइम निकलता था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये पार्ट आएगा, ये ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एज इट इज, उसमें से कभी कभी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो ये पूछ लेते हैं। तो इसका कोई ना कोई पार्ट आता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे कंप्लीटली नहीं आता, इसके पार्ट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, टाइम हमने फाइंड कर लिया,
नाउ वी विल फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ जी, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हाँ जी बच्चों, तो अभी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। ध्यान से देखो क्या होती है, आपने बॉल को यहां से फेंका और वो बी पॉइंट पे जाके गिर गई, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मैक्सिमम कितना दूर जाके गिरी है मतलब ओ से लेके बी तक, ये जितना भी सारा डिस्टेंस है इसको कैपिटल आर बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल तो आप समझते हो ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मींस एक्स के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, कि बॉल ने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, उसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जस्ट डिफाइन इट, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ए टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम में? इन ए टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये एक फ्लाइट है ना, यहां से फेंका यहां पर गिरी, तो उसको टोटल टाइम लगा कैपिटल टी, और वो कैपिटल टी है 2u साइन थीटा बाय जी। तो इतने टाइम में इस बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए, तो अभी हम इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करें, इसके लिए देखो अभी आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, वर्टिकल के लिए हमेशा y वाली इक्वेशन यूज करनी है, हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा आपको x वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो जस्ट आई विल राइट इक्वेशन x इज इक्वल टू, हाँ जी, व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस थीटा टी, है ना, यही इक्वेशन है ना हमारे पास क्योंकि ax जो था वो 0 था। अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं कि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 था, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन यही बोलती है कि जितना भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ डाउनवर्ड है, इट इज मूविंग ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ax 0 था और जो ux था वो आपको नजर आ ही रहा है कि वो u cos थीटा था। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करी और ये मेरे पास x की इक्वेशन बन गई, इसको कल भी लिखा था हमने। अब यहाँ पर ये जो छोटा t है, स्मॉल t, ये वाला जो t है ना बच्चे, ये टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये कोई भी टाइम t हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन हम चाहते हैं व्हाट इज x इन कैपिटल T, स्मॉल t की जगह हमें चाहिए कैपिटल T। तो हम क्या करेंगे, पुट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T विच इज 2u साइन थीटा बाय जी, उसकी जगह हम यहाँ पे ये पुट करेंगे और x की जगह हमारे पास r आ जाएगा फिर, तो वो बनेगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 2u स्क्वायर, u स्क्वायर में आगे लिख देता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, अपॉन जी। और ये क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। So this is the formula for horizontal range, u square sin 2 theta by g. Okay, so this is your r, ये डेरिवेशन हो गई, r को हमने ड्राइव कर लिया, r का फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इस फॉर्मूले को अपने ध्यान में हमेशा रखना है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ लिखूं, वो है 2u साइन थीटा बाय जी, दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है।
अब हम बात करेंगे कि ये जो r है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। मैक्सिमम का मतलब है, देखो जब भी इस तरह का मोशन होता है ना, तो जो भी बंदा यहाँ से बॉल फेंक रहा है उसकी कोशिश होती है कि भाई ये जो बॉल है ये ज्यादा दूर से दूर गिरे, ज्यादा दूर से दूर गिरे, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो जैसे हमारे पास कुछ गेम्स होती हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना होता है और उस ऑब्जेक्ट की रेंज हम कैलकुलेट करते हैं। एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग जंप एक गेम होती है जिसमें एक बंदा पीछे से भाग के आता है और फिर वो जंप करता है, तो जंप करने के बाद उसकी जो जंप होनी चाहिए लॉन्ग से लॉन्ग होनी चाहिए, है ना। अब जो यू है उस बंदे का स्पीड, जितनी स्पीड से वो जंप कर सकता है वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन हिज स्ट्रेंथ, कि वो कितना ज्यादा उसने प्रैक्टिस करी हुई है, स्पीड कितनी ज्यादा से ज्यादा वो गेन कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है यू। मतलब यू की एक लिमिट है, उससे ज्यादा आगे वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो यू की लिमिट अगर उसने मैक्सिमम अचीव कर ली, तो दूसरा कौन सा फैक्टर है? थीटा। एक तो यू है आर को बढ़ाने के लिए, दूसरा फैक्टर है थीटा, एंगल थीटा। एंगल थीटा की वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी नाउ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि वो बंदा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू उसका फिक्स है, कैसे फाइंड करेगा? देखो ये जो साइन फंक्शन होता है ना बच्चे, साइन 2 थीटा, साइन कहीं पर भी हो, साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, कॉस थीटा हो, कॉस 2 थीटा हो, इन दोनों की बात कर रहा हूं। इनकी जो वैल्यूज होती है ना -1 और 1 के बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में ये फंक्शंस है ना, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ऑलवेज 1। मतलब जब ये 1 हो जाएगा, अब ये 1 कब होता है? ये 1 होता है व्हेन दिस एंगल, जहां पर जो भी एंगल है ये एंगल 90 डिग्री हो। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है यहाँ पे, बट डिफिकल्ट नहीं है। आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू 1 होती है साइन 90 पे होती है ना। तो मैंने पुट कर दिया कि अगर ये 1 है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इफ sin 2 theta is equal to 1, that is 2 theta is equal to 90 degree, that is theta कितना आ गया 45 डिग्री, then r becomes u square by g, है ना। देखो sin 2 theta को आपने 1 पुट कर दिया तो r becomes u square by g. This is maximum horizontal range and it becomes at theta is equal to 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो एथलीट पीछे से भाग के आ रहा था, उसने जंप किया, उसको कितने एंगल पे जंप करना है? 45 डिग्री पे। अगर वो 45 डिग्री पे जंप करेगा तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। अभी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करी थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम हाइट। तो ध्यान से इसको इमेजिन करें, मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी? Let me see if diagram is there. Yes, this is the diagram and now we want to calculate maximum height. तो मैं आपको पहले शो करूं क्या होती है। ये देखिए, this is the peak point। ऐसे बॉल गई, इस तरह से घूम के वापस आई and this height is maximum height h, ठीक है। अगर हम बॉल को ऐसे नीचे से वर्टिकली अप फेंके, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंके, ऐसे जाती है ना बॉल, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v जो हो जाती है 0 होती है, तभी फिर बॉल वहां से नीचे वापस आती है ना। तो ये भी मैक्सिमम हाइट होती है। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां पर क्या होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब vy, दैट बिकम्स 0। vy बिकम्स 0, इस बात का ध्यान रखना है। और हमें हाइट निकालनी है, इस चीज को सब्स्टिट्यूट करके वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी। देखिए मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल H, लेट अस डिफाइन इट। तो इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है जी। तो एट मैक्स हाइट पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy शुड बी 0। देखिए वेलोसिटी की भी दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, लेट अस रिकॉल दोस टू इक्वेशंस।
एक है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, वहां से एक एक्स वाली बना दी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल वाली। दूसरी है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। देयर आर टू इक्वेशंस, ठीक है। तो दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी। एक और रिलेशन है वेलोसिटीज के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, ये दूसरी एक इक्वेशन है। और इसी तरह से x के लिए भी आप लिख सकते हैं, बट x के लिए हमें नहीं चाहिए होगी वो इक्वेशन। उसका रीजन है कि हमारे पास जो ax है वो 0 है, अभी नहीं चाहिए, बाद में हम देखते हैं क्या करना है। अभी हमें ना ये रिलेशन चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें वर्टिकल हाइट s फाइंड करनी है। s इज डिस्प्लेसमेंट और बाकी चीजें मुझे पता है, तो लेट मी राइट ऑल द थिंग्स। What is ay? Ay is minus g, आप सबको पता है ay is minus g. What is uy? uy is the y component of velocity which is u sin theta, है ना, तो uy is u sin theta and we have to find, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। एंड व्हाट इज vy should be 0, है ना। तो substituting all these things in equation this, तो put all these in equation vy square minus uy square equal to 2ays, ठीक है। तो s की जगह हमारे पास h आ जाएगा, क्योंकि h वही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन वो कब आएगा, जब हम यहाँ पे vy को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस ये बन गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यू वाई को मैंने यू साइन थीटा पुट किया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 2 एज इट इज रहा। ए वाई को मैंने माइनस जी पुट किया और एस की जगह मेरे पास एच है, हाइट, है ना। तो मैंने क्योंकि उसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है हाइट एच से, यहाँ हम एस की जगह ना बच्चे वाई भी लिखते हैं। मैंने आपको पहले एक इक्वेशन वाई की फॉर्म में लिखवाई थी, वाई वही है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसको मैंने एच पुट कर दिया। तो हो गया सॉल्व, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड दिस वर्टिकल हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। अब इसको भी ना लर्न करना आसान है, याद करना आसान है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो u साइन थीटा है एक्चुअली वो u y ही तो है, तो u y का स्क्वायर बाय 2g भी इसको बोल सकते हैं। इस केस में भी बच्चे जो मैक्सिमम हाइट का आंसर आता है ना, इस केस में भी वो भी यही आता है, वो भी आता है u स्पीड से फेंका तो u स्क्वायर बाय 2g, आप करके देखिए वही आएगा। v को 0 पुट करिए इक्वेशन में तो यही आएगा। तो बस सेम वही चीज है, बस डिफरेंस क्या है, वहां u जो था वो है ही वर्टिकल के अलॉन्ग था, उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं था। अब जो u है ना उसके दो कंपोनेंट है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए u y कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज t, 2u साइन थीटा बाय g लर्न करने हैं साथ साथ में, इसीलिए बार बार लिखूंगा ताकि आपको अभी याद हो जाए। दिस इज टाइम ऑफ लाइट एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज r, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ठीक है। दिस इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये फॉर्मूले जो हैं, ये तीन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले जो हमने कल इक्वेशन फाइंड करी थी दैट वाज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लेट मी राइट दैट आल्सो। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये सारी रिलेशंस जो है बच्चों ये आपको लर्न करनी है, बार बार लिख के देखनी है ताकि आपको भूल ना जाए, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पैरामीटर्स ड्राइव हो गए। अब लास्ट जो हमारे पास रह गया इससे रिलेटेड पॉइंट वो है वेलोसिटी। कि जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, क्या वो चेंज हो रही है? ये हो रही है, तो कैसे चेंज हो रही है? देखो, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्ड मोशन। जब बॉल ऊपर जा रही है तो इट इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है जब बॉल ऊपर जाती है। फिर जब नीचे आ रही है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो दोनों ही केसेस में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी वेरी करती है। तो लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम t। देखिए बहुत आसान है, दिस इज योर y एक्सिस,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज द पाथ जो हमने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनाई है, ये वो है, ठीक है, ये वो पाथ है, दिस इज पॉइंट बी। अब यहां पर जब हमने इसको फेंका तो u वेक्टर से फेंका, थीटा एंगल था, दो कंपोनेंट्स थे, इधर था u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में था u sin थीटा। तो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ u। हम फाइंड करना चाहते हैं कि ड्यूरिंग इट्स पाथ इसके वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी या किधर होगी, ठीक है। तो लेट अस सी, अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लूं तो बच्चे इस पॉइंट पर ना हमारा टेंजेंट ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर पता लगता है टेंजेंट्स, तो इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे इस तरह से। अगर हम यहां देखना चाहें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ चला जाएगा और एक नीचे की तरफ आ जाएगा भी वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इट इज वी वेक्टर, इट इज आल्सो वी वेक्टर, ये किसी टाइम t1 पे है, ये किसी टाइम t2 पे है, तो दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स। और इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर अभी हमने देखा कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे ना तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, ओनली हॉरिजॉन्टल। लेट अस सी ये कैसे हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, हाँ जी, वेलोसिटी वाली इक्वेशंस यूज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, सेकेंड इज vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ux की जगह u cos थीटा, uy की जगह u sin थीटा, हमें पता है ना, यही है ना, ये ax इज 0 एंड ay इज माइनस g, ये सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो x कंपोनेंट आ जाएगा, देखो vx की जगह vx आ गया, ux की जगह आ गया u cos थीटा और ax 0 है तो वो टर्म खत्म हो गई, इक्वेशन नंबर 1। vy की इक्वेशन बनेगी uy की जगह u sin थीटा, ay की जगह माइनस जी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज। अगर आप वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहते हैं v वेक्टर, तो वो बनता है vx i कैप प्लस vy j कैप। जो i और j है वो हमें बताते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये वाला कंपोनेंट और दूसरा वाला y के अलॉन्ग है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे जो ऊपर से हमने फाइंड करी है, तो इक्वेशन बन जाएगी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी, यहीं से सब्स्टिट्यूट किया मैंने j कैप। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। दिस इज फाइनल आंसर एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस इट। क्या होता है, देखो इस कंपोनेंट में vx में देयर इज नो टाइम, स्मॉल t नहीं आ रहा, स्मॉल t वाली कोई भी इक्वेशन यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आ रही, तो ये कांस्टेंट है, तो दिस कंपोनेंट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। जैसे हमने बात करी कि ax इज 0 है ना, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, है ना। अगर इधर फोर्स ही नहीं है तो उधर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है जब हम फोर्स लगाते हैं। आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, कि जब तक एक बॉडी पे फोर्स ना लगाओ इट कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। तो इधर कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमें इक्वेशन से भी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं आया। लेकिन ये वेरिएबल है, इसमें t आ रहा है, इसमें अलग अलग टाइम पे 1 सेकंड पे वेलोसिटी आएगी u sin थीटा माइनस जी, 2 सेकंड पे आएगी u sin थीटा माइनस 2g, 3 सेकंड पे u sin थीटा माइनस 3g। तो इस तरह से वेलोसिटी ये वाली वेरी कर रही है, तो इट इज वेरिएबल। अब जब वेलोसिटी वेरी करे दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन, जब ना वेरी करे दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सिंगल बॉडी का मोशन दो तरह का है, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है कितना है,
तो कैसे किया जाता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब u cos थीटा का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। अगर आपने एंगल बताना है, एंगल कौन सा, देखिए यहां पर लेट अस सपोज ये बीटा एंगल बन रहा है वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां पर भी ये बीटा, तो मैं इस बीटा की बात कर रहा हूं। बीटा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर वो बताना है टेंजेंट बीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर इज y कंपोनेंट, बेस इज x कंपोनेंट। vy क्या है, vy देखो ये है हमारे पास, तो u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, तो दिस इज टेंजेंट बीटा। यहां पर टाइम पुट करें, थीटा पुट करें, हमें बीटा एंगल पता चल जाएगा, है ना। व्हाट इज बीटा, बीटा इज एंगल ऑफ v वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी को भी ड्राइव कर लिया। अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है कि जब ये बॉल यहां से शुरू हुई, यहां से u वेलोसिटी के साथ शुरू हुई थी, है ना, थीटा एंगल था, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए हम ऐसे वेक्टर बना देंगे, दिस इज v वेक्टर, वो हमें फाइंड करना है, और एंगल थीटा भी फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला कितना है, जिसको हम बीटा लिखेंगे। तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, कितना टाइम लगता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, कैपिटल T के बराबर 2u sin थीटा बाय g। ये हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो मतलब पूरा टाइम जो लगा उसको यहां से यहां तक जाने में, उस टाइम को हमने पुट करना है कौन सी इक्वेशंस में, vx तो हमें पता है, वो तो u cos थीटा है, उसमें तो स्मॉल t है ही नहीं, vy में पुट करना है, विच इज u sin थीटा माइनस gt, है ना, g इंटू टी, तो स्मॉल t इज 2u sin थीटा बाय g। इट इज वेरी वेरी सिंपल, g से g कट गया, और u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा क्या आ गया, माइनस u sin थीटा, ठीक है। तो दिस इज y कंपोनेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर आप लिखना चाहें, बच्चों दोबारा ज्वाइन करना अगर मीटिंग फिनिश हो जाएगी, अभी मैं बंद नहीं कर रहा, vx i कैप प्लस vy j कैप, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें vx पुट कर देना आपने u cos थीटा i कैप, और vy पुट कर देना है, माइनस आ जाएगा ना, u sin थीटा j कैप। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर। क्या फर्क पड़ा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल थी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये था इधर u cos थीटा था। देखो दिस वाज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज योर फाइनल। तो आप देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये जो x कंपोनेंट है u cos थीटा i कैप वो एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो y कंपोनेंट है वो प्लस था, मतलब पहले वो इधर था ऊपर की तरफ, प्लस का मतलब है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो वरुण आप कुछ? नो सर। ठीक है, अच्छा चलो देखो बच्चों, तो जो u cos थीटा है वो कोई चेंज नहीं आया उसमें, क्योंकि वो तो देखो सेम है, u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप, लेकिन जो u sin थीटा है जो पहले ऊपर की तरफ था, मुझे कैसे पता पहले ऊपर था, हमने रिजॉल्व भी किया था, और यहाँ प्लस j कैप भी यही बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और जब हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है u cos थीटा वो वैसे ही रहा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, u cos थीटा की जगह u cos थीटा आ गया, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ बन गया, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ये हो गया हमारे पास u sin थीटा। तो क्या फर्क पड़ता है सारे पाथ में, सारे पाथ में यही होता है कि जस्ट जो स्पीड है ना वो सेम रहती है, स्पीड देखना भी मैं फाइंड करूंगा u के बराबर आएगी, स्पीड सेम रहती है, बट वेलोसिटी के साथ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम बट द वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
therefore ux remains same but uy reverses its direction। और ये कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है इसमें। क्यों? जब आप बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, बॉल ऊपर जाती है और जब वापस आती है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ बना होता है, ऐसे नीचे की तरफ। वेलोसिटी वेक्टर किधर बनाते हैं? मोशन के अलॉन्ग। एक इंसेक्ट है, एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो ऐसे उड़ रहा है, आपने इसका वेलोसिटी वेक्टर बताना है तो हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके बताते हैं। ये इधर हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होता है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेक्टर भी जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो वही चीज है, इस पार्टिकल की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। नाउ लेट अस फाइंड स्पीड, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये जो हमने फाइंड करी है उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड देखें फटाफट क्या होता है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे u cos थीटा का तो बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, माइनस स्क्वायर के अंदर खत्म हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज 1, u स्क्वायर विल बी कॉमन और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा u, बाकी 1 बन गया हमारे पास। तो देखो स्पीड जो आई है फाइनल स्पीड वो u के ही बराबर है। जितनी स्पीड से हमने फेंका था उतनी स्पीड से पार्टिकल नीचे आता है। मतलब अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 10 मीटर पर सेकंड से ही नीचे आएगा। लेकिन द थिंग इज कि उसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन, वो रिवर्स हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, ये आपने यहां तक फाइंड करनी है। फाइंड द स्पीड तो आपने यहां तक बताना है। और अगर आपको पूछा जाए कि इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इसको प्रूफ करो, तब भी आपने यही वाला पार्ट करना है जो अभी हमने डिस्कस किया। हमने जो अभी किया था उसमें जो एंगल थीटा था, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, हम ऐसे यू बना रहे थे एंड एंगल थीटा वाज गिवन विद हॉरिजॉन्टल। बट कभी कभी न्यूमेरिकल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो किसी किसी क्वेश्चन में ना ये थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल के साथ दिया होता है, मींस थीटा ऐसे दिया होता है। तो अगर थीटा वर्टिकल के साथ दिया होगा तो क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस आएंगे कि अब जो u cos थीटा है वो इस तरफ चला जाएगा और जो u sin थीटा है वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें ये वाला थीटा है, लेकिन अभी आपको चाहिए ये वाला एंगल, है ना, अभी आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल एक्चुअली कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा। तो जितने भी हमारे रिलेशंस हैं जो भी हमने ड्राइव किए हैं उन सब में हम थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा पुट कर देंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम यही करेंगे। मान लो आपको बोला गया कि भाई ये वाला एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री विद वर्टिकल पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका, तो आपने अपने न्यूमेरिकल्स में 30 डिग्री नहीं यूज करना, आपने क्या यूज करना है? 90 माइनस 30 मतलब 60, क्योंकि आपके जितने भी रिलेशंस हैं वो इस एंगल के साथ हैं, तो ये तो फिर 60 बना ना। अगर वो 30 है तो फिर ये 60 बना। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करते टाइम कि एंगल किस डायरेक्शन के साथ दिया गया। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है फिर आपके फॉर्मूले डायरेक्ट वैसे ही लगेंगे, लेकिन अगर एंगल वर्टिकल के साथ दिया है तो उसको 90 में से पहले सब्ट्रैक्ट करना है, 60 आ गया, फिर उसके बाद वो रिलेशंस आपने यूज करने हैं। और कभी कभी रिलेशंस भी बनाने के लिए बोल देते हैं, तो मैं रिलेशंस फटाफट आपको बता दूं। तो इफ थीटा इज गिवन विद वर्टिकल डायरेक्शन, अगर थीटा वर्टिकल के साथ गिवन है तो क्या करना है? तो उस केस में सबसे पहले अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वो था 2u साइन थीटा, थीटा की जगह अब आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय जी, और साइन 90 माइनस थीटा अगर आप मैथमेटिकली चलो तो वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अब हमने लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2g, और साइन 90 माइनस थीटा फिर से वही हो गया u cos थीटा, तो बन गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूले ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज r, तो r का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा था, 2 थीटा की जगह आ गया 290 डिग्री माइनस थीटा बाय जी। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा u स्क्वायर साइन
180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाय जी। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता तो डायरेक्ट लर्न कर ले, कोई चेंज नहीं आता, साइन 2 थीटा ही रहता है, ये कॉज में चेंज नहीं होगा, ठीक है, बाय जी। तो देखो इसमें एक और चीज पता चलती है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना दो एंगल्स पे सेम आती है। कौन कौन से दो एंगल्स पे सेम आती है? हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा एंगल पर सेम आएगी और 90 माइनस थीटा पर भी सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि जब मैंने देखो 90 माइनस थीटा पुट किया तब भी सेम फॉर्मूला आ गया और थीटा पे भी यही फॉर्मूला है। तो अगर मान लो आपके पास दो एंगल्स गिवन है, एक है थीटा 1 30 डिग्री, आपको पूछा जाए दूसरा कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे सेम रेंज आएगी, तो वो होगा थीटा 2 विच इज 90 माइनस 30 इट इज 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम आएगी। नेक्स्ट रिलेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स tan 90 माइनस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र कॉस स्क्र 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा को हम फिर सॉल्व कर लेंगे, तो यहां बनेगा x कोटेंजेंट थीटा tan 90 माइनस थीटा इज कोटेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गई। तो ये चारों रिलेशंस जो हमने ड्राइव करी हैं ये इस तरह से चेंज हो जाएंगी अगर थीटा एंगल वर्टिकल के साथ गिवन है।